नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 24 के महासमर का चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने अभियान की शुरुआत के लिए फिर से उत्तर प्रदेश को चुना है। पूर्वांचल पर बीजेपी की पैनी नजर है। 26 लोकसभा सीटों वाला पूर्वांचल यूपी की 80 सीटों का परिणाम तय करता है और यहीं से देश की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता साफ होता है। इसलिए बीजेपी ने फिर से पूर्वांचल पर निगाह गड़ा ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर से बीजेपी पूर्वांचल को साध पाएगी? मुद्दे की शुरुआत से पहले यह बड़ा सवाल है, 24 के मद्देनजर आखिर पूर्वांचल कितना अहम? क्या 24 की लड़ाई पूर्वांचल पर आई? क्या पीएम के दौरे से सधेगा पूर्वांचल? क्या जातिगत समीकरण जीत में रोड़ा बनेगा? बीएसपी एसपी क्या बीजेपी की राह को रोकेंगे? ये तमाम वो बड़े सवाल है जिसका जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। काशी से मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद, गोरखपुर से विरोधियों पर होगा वार। पूर्वांचल की 25 सीटों पर बीजेपी की नजर, 24 की लड़ाई पूर्वांचल पर आई। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। करीब 9 साल पहले पीएम मोदी के ये बोल आज भी आपके जहन में जिंदा होंगे। इस बयान के जरिए मोदी ने पूरे यूपी को साधने की कोशिश की थी और काशी से चुनावी बिगुल फूका था। इस बार भी मोदी काशी से ही चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, क्योंकि पूर्वांचल से ही 24 की जीत का रास्ता निकल सकता है। 24 में पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों को जीत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अगर 2019 की बात की जाए तो बीजेपी ने 26 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एसपी बीएसपी गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के जो काम हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 वर्षों के भीतर और योगी जी की सरकार में पिछले 5 साल के भीतर जो काम हुआ था वो जनता के मन के भीतर गहराई के साथ लगाई हुई है। किसानों के, गरीबों के कल्याण के लिए मोदी जी और योगी जी की सरकार कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है एक तरीके से, और इसलिए लगातार उनके जीवन में खुशहाली। पूर्वांचल पर फिर से नजर गड़ाए बैठी बीजेपी पर विरोधी हमलावर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पीएम के दौरे को लेकर हमला शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री का काम तो अगर करते वो तो महंगाई का जिक्र करते, बेरोजगारी का जिक्र करते, रोजी रोजगार का जिक्र करते, चीन का जिक्र करते, जो वादे किए थे 100 स्मार्ट सिटी का जिक्र करते, गंगा मैया की सफाई का जिक्र करते। अगर प्रधानमंत्री होते तो, अब प्रचार मंत्री हैं तो प्रचार मंत्री अपने अपने गुण गाता है, दूसरों की निंदा करता है, वही कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तब से वो रोज चुनाव ही लड़ते हैं। चूंकि जनमानस के और लोगों के भलाई का, उनके कल्याण का कोई कार्य तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें गोरखपुर भी जाना चाहिए और बनारस तो उनका संसदीय क्षेत्र है। जाएंगे तो देखेंगे कि बनारस की क्या हालात है। पूर्वांचल का कुछ भला तो किया नहीं उन्होंने। हाँ, वोट आया है और वो अब दौड़ेंगे, लोगों से झूठी आत्मीयता का अपना राग अलापेंगे। बीजेपी ये बात पूरी तरह समझ चुकी है कि अगर देश की सत्ता में फिर से उसे लौटना है तो यूपी की 80 सीटों पर उसे हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी, जिसके लिए पूर्वांचल को साधना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकबाल अहमद कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पीयूष मिश्रा हमारे साथ एसबीएसपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पीयूष, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। चूंकि न्यूज स्टेट से बातचीत की थी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और साफ तौर पर उन्होंने संदेश भी दे दिया था, इशारा भी कर दिया था कि एनडीए के साथ मिलकर आप चुनाव कहीं ना कहीं लड़ने वाले हैं। एक सीट रिजर्व भी की गई है आपके लिए, आपके दल के लिए, और पूर्वांचल में बड़ी पकड़ भी आपका दल रखता है। देखिए शुभम भाई, नमस्कार। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकेत दिया वो सबके लिए संकेत दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला कि अगर
विपक्षी दल एकजुट हो रहा है, जो पीडीए बनाकर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो समूह बनाकर इकट्ठा हो रहा है, उसमें अगर बहन कुमारी मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है दलितों का, अगर वो शामिल हो जाए तो उन्होंने कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे तुरंत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। और रही बात भाजपा के साथ जाने की न जाने की, तो ये अभी थोड़ी सी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आगामी दिनों में वो किसके साथ जाके चुनाव लड़ेंगे। जहां पर एक तरफ उनका बयान आप समझ रहे हैं कि भाजपा की, वो तो कह रहे हैं हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, बस अब कुछ दिनों की बात है, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा कि हम किसके साथ जा रहे हैं। जहां तक सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की बात है, पूर्वांचल के 26 लोकसभा पर हमारी पार्टी का मजबूत दबदबा है। इसका उदाहरण, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिली। जब हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ गए तो जिन जिन जगहों पर हमारा प्रभुत्व, हमारा प्रभाव था, वहां पर देखा भाजपा का खाता तक नहीं खुल पाया। तो कहीं न कहीं भाजपा इससे भयभीत तो परेशान भी हो सकती है कि इनका जनाधार अच्छा है, 26 सीटों पर इनके जहां जहां रिजल्ट आए हैं, पिछली कई सीटें उठा के आप देख लीजिए, घोसी हो गया, गाजीपुर हो गया। पिछले 2019 अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो हमने अपने बैनर तले लड़ा, अपने दम पे लड़ा, किसी के साथ हमने कोई गठबंधन नहीं किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन जहां जहां पे हमारे पार्टी के कैंडिडेट लड़े, वहां पे भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। सेम हालत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रहा। ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि भाजपा के साथ जा रहे हैं, विपक्ष के साथ जा रहे हैं। अभी थोड़ा ठीक है, 26 सीटें पूर्वांचल की, जिस पर आपने कहा है कि आपकी पार्टी का प्रभुत्व है और वो कहीं ना कहीं फर्क डालेगा। राजेश चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि पूर्वांचल, वैसे तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही केंद्र की सत्ता का रास्ता जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की भूमिका अहम होती है। पीएम मोदी आ रहे हैं वहां से श्री गणेश करने के लिए। सुभाषपा को आपने सुनी लिया अभी। देखिए, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। हमने लक्ष्य लिया 80 की 80 सीटें जीतने का। पूर्वांचल भी उसी में आता है और पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने बड़े बड़े काम किए हैं। और पूर्वांचल की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। कोई नगर निकाय या नगर निगम या ग्राम पंचायत का वो चुनाव नहीं है। ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हैं और आप देखते हैं पूरे पूर्वांचल की चिंता भी अलग प्रकार से करते हैं जैसे वो सांसद करता है। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता पूर्वक चुनाव को ले रही है, पूर्वांचल को भी ले रही है और पूर्वांचल के पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीटें जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से एसबीएसपी का कहना है कि 26 सीटों पर उनका प्रभुत्व है और आज जो सीटों के बंटवारे का एक आंकड़ा सामने आया है, एक सूत्रों के हवाले से हम कह सकते हैं सामने आया, उसमें एक सीट पर सहमति बन रही है एसबीएसपी के साथ में। तो क्या ये आपके साथ आ सकते हैं और सब कुछ ठीक है अंदर अंदर? देखिए, जो राजनीतिक दल जनता में जा रहा है, दिन रात काम कर रहा है, तो उसका प्रभाव तो होता ही है, स्वाभाविक बात है। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, प्रभाव तो सबका है। सुभाषपा का भी प्रभाव है। आज विधानसभा के अंदर उसके विधायक हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का कहना है जो हमारी विचारधारा से सहमत है, जो हमारे मुद्दों के साथ हमारे साथ चलना चाहता है, तो स्वागत है सबका। हम कौन मना कर रहे हैं? यदि सुभाषपा आना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ पहले रहे भी हैं, 2017 हम लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा है, तो इनके प्रभाव को, इनके अस्तित्व को, सबको स्वीकार करते हुए जो आगे रास्ता निकलेगा उसको निकाला जाएगा। ठीक है भुवन जी, मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें, अच्छा प्रदर्शन आपका रहा, वोट प्रतिशत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम देखें, सीटें जरूर आपकी कम रह गई। 2024 की लड़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं आपने भी कर दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगता है पीडीए को लेकर, इस बार पीडीए सरकार। तो क्या पीडीए ही आपको सत्ता में पहुंचाएगा? और जिस तरीके से पूर्वांचल से शुरुआत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कैसे देखते हैं? शुभम जी, ये जो चुनाव है 2024 का,
हमको लगता है ये चुनाव है देश को बचाने का, संविधान को बचाने का और लोकतंत्र को बचाने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जो हमारा है, ये मिलकर एनडीए को हराने का काम करेगा। और हम लोग अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को धरातल पर लड़ रहे हैं और जाति जनगणना की मांग को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी से इसका श्रीगणेश यात्रा का हो चुका है। और रही बात, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पूर्वांचल का दौरा है। निश्चित तौर पे मैं उनके पहले भाषण को भी याद कर पा रहे थे और उनसे जरूर माँ गंगा पूछेगी कि मेरी सफाई का क्या हुआ। जो सफाई पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होकर भी सफाई नहीं हो पाई, वो घोटाले की भेंट चढ़ गया है, उसके बारे में माँ गंगा जरूर उनसे प्रश्न करेगी। जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे एक बात याद आती है। आज ये हमारे साथी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, ये देश का चुनाव है। जब ये देश का चुनाव है तो हमें याद करना चाहिए कि चीन की क्या स्थिति है आज हमारे बारे में। और हमें याद करना पड़ेगा, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, जब मणिपुर जल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री विश्व में अपनी छवि को चमकाने के प्रयास में लगे हुए थे। निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है और ये 2024 का जो चुनाव आ रहा है, ठीक है। इस बार जनता। अच्छा, एक चीज बताइए, एक सवाल जो मेरे जहन में भी उठ रहा है, पीडीए की बात कर रहे हैं और जो गठबंधन बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, यानी कि एनडीए के अगेंस्ट में, वो बन रहा है पीडीए का। जो पटना में मीटिंग है उसके बाद ये पीडीए जो है वो निकलकर सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उनका जो एक नारा है, पार्टी का नारा है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आपका जो गठबंधन का नारा निकल कर आया वो सिर्फ पीडीए का। एक वर्ग से क्या नाराजगी ऐसी है, एक वर्ग को क्यों छोड़ के रखा है आप लोगों ने, और कैसे वो वर्ग आपके साथ आकर वोट देगा जिसको आपने छोड़ रखा है अपने पीडीए से? शुभम जी, आज देश की स्थिति को समझने की आवश्यकता है। कल परसों पूरे चैनलों में चला है, पूरे सोशल मीडिया में चला है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी बच्चे के साथ किस प्रकार, एक आदिवासी व्यक्ति के साथ किस प्रकार का एक ऐसा कृत्य जिसको मैं बता भी नहीं सकता वो हुआ है। ये केवल सरकार की आंखों के नीचे हुआ है। निश्चित तौर पे हमें लगता है कि आज जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इनकी लड़ाई को और मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा तो जरूर करती है कि सबका साथ विकास, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। चाहे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भुवन जी। मैंने आपसे बहुत विनम्रता से पूछा था, पीडीए के अलावा बाकी और भी जो है देश में रहते हैं, पिछड़ों के अलावा, दलितों के अलावा, अल्पसंख्यकों के अलावा और भी वर्ग हैं। आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर उनका वोट नहीं चाहिए आपको क्या? या अगर आपकी पार्टी का, आपकी गठबंधन का प्रधानमंत्री बनता है तो क्या सिर्फ वो पीडीए का ही प्रधानमंत्री होगा? देखिए शुभम जी, इसका स्पष्ट तौर पे मैं जवाब देना चाहूंगा। अपने सवाल को मैं समझ गया था, मैं जो आपके सवाल का भी जवाब देता, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग सभी उनके साथ जुड़ते हैं और सभी के लिए उनके पास विकास का मॉडल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बनता हूँ कि जो सामाजिक जो न्याय की लड़ाई है, ये समाजवादी पार्टी की प्रमुख लड़ाई है और जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग आंदोलित है और सड़क पर है। निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, मैंने 2 बार नहीं बल्कि 3 बार आपसे सवाल किया भुवन जी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने सीधे तौर पर पूछा था कि क्या सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। मैं खुले तौर पर अभी ये प्रश्न आपसे कर रहा हूं, लेकिन आपने जवाब उसका नहीं दिया। ठीक है, आपने कहा पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने कहा दलित अल्पसंख्यक की बात हो रही है, उनके साथ बुरा हो रहा है, बीजेपी बुरा कर रही है, लेकिन हम वो सब नहीं पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। हाँ शुभम जी, हमने जवाब दिया। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग जुड़ते हैं और सभी का तो फिर पीडीए से वो एक अल्फाबेट क्यों गायब है? कौन सा गायब है? चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ इकबाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये पीडीए की जो बात हो रही है, पीडीए में आप भी शामिल हैं। पटना की जो मीटिंग हुई थी और समाजवादी पार्टी ने एक होर्डिंग भी लगा रखा है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, वंदे भारत की भेंट मिल रही है, तमाम परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कैसे इसको देख रहे हैं और पीडीए जो निकलकर सामने आ रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा सबका साथ रही है
और कोई भी जात बिरादरी की बात कभी नहीं किया है, चाहे कुछ भी हो, पीडीए हो, ये पीडीए कभी नहीं हमने पीडीए की बात की। हम हर बिरादरी, हर जात, हर के मजहब के साथ खड़े रहे और खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस ने कभी बात ही नहीं की, कभी बांटने की बात नहीं की, ना जात की न कुछ की। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होने जा रहा है। इसी तरीके से इंडिया शाइन एक बार आया था, जब इंडिया शाइन धरा का धरा रह गया और 2009 में हमारी 22 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी और ये कहा जा रहा था कि 2 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी और हमारी 22 सीटें आएगी। तो अभी सवाल इस बात का होगा, मोदी जी से पूछा जाएगा, बीजेपी की सरकार से पूछा जाएगा कि अब जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो बेरोजगार नौजवान जो सड़कों पे टहल रहे हैं, जो भूखे लोग हैं, गरीब, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो भूखे खाना नहीं मिल रहा है, इतनी महंगाई, सिलेंडर जो 400 रुपए थे वो 1200 रुपए में, अब सवाल सड़कों पे ये करेंगे। ठीक है, लड़ाई वो लोग हैं जो सड़कों पे ठीक है, घूम रहे हैं। ठीक है राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए जो सवाल मैंने पूछा, शाइनिंग इंडिया का इन्होंने जिक्र किया है, प्रधानमंत्री थे उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, उनका वो नारा आया था और उसके बाद आप हार गए थे चुनाव, बुरी तरह आए थे, कांग्रेस आई, 2 बार रिपीट की। 2014 में अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले का नारा दिया गया आपकी पार्टी के द्वारा, आप सरकार में आए, उसके बाद सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया, आप रिपीट किए, ठीक वैसा ही हुआ है। इस बार जो ये पीडीए की बात निकलकर सामने आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? क्या पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के जरिए सरकार में आने जा रहा है ये गठबंधन? देखिए, ये पीडीए जो आप नाम दे रहे हैं उसकी आप थोड़ी सी एनालिसिस करोगे तो आज जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश की हम बात करें, समाजवादी पार्टी बिहार में जेडीयू से मिलने जा रही है, तो जेडीयू का प्रभाव उत्तर प्रदेश में क्या है आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, और समाजवादी पार्टी का प्रभाव बिहार में क्या है ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ममता बनर्जी कितनी उत्तर प्रदेश में इफेक्टिव होंगी ये भी जानते हो। तो ये अपने अपने जो छत्रप हैं, जो पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलाने वाले ये राजनीतिक लोग हैं, ये सब एक हो रहे हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई से, अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई हुई जो प्रॉपर्टी है, जो धन है, उसको बचाने के लिए। अब देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, ईमानदार प्रधानमंत्री है, खुल करके कहता है जिसने देश की गाड़ी, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो आप गठबंधन बार बार समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, आप सीधे बोलिए ना कि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है, आप लोगों को समाज में विभाजन पैदा करना है। हम नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सरकारी कोई योजना आती है तो वो धर्म और जाति या क्षेत्र देख करके थोड़ी ना आती है, सबको मिलती है। कांग्रेस वाले प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, राजीव गांधी इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, देश में सबसे अधिक समर्थन उन्हीं को मिला, आज तक जवाहरलाल नेहरू जी को भी नहीं मिला था। उन्होंने कहा अपने एक भाषण में कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं लाभार्थी पर, डीबीटी के माध्यम से एक बार क्लिक करने में लाभार्थी के खाते में पूरा पैसा आता है। काम हमने किया है। और आज दुनिया के अंदर भारत की जो धाक है, आज दुनिया में सुरक्षा की गारंटी तिरंगा बन गया है। आपने यूक्रेन और रूस युद्ध को देखा, पाकिस्तान छात्र भी तिरंगा झंडा लेकर के चल रहे थे, ये स्थिति हो गई। आज दुनिया में प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो दूसरे देशों के राष्ट्रपति चरण स्पर्श कर रहे हैं। इकबाल अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? इकबाल अहमद की तरफ बढ़ रहा है, बोलिए इकबाल जी। धाक बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का स्वाभिमान बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि और ये जनता। ठीक है राजेश जी रुक जाइए, बोलिए इकबाल अहमद। देश के प्रधानमंत्री जी 5 दिन पहले एक लिस्ट जारी करते हैं कि अजीत पवार एनसीपी ने इतना भ्रष्टाचार किया है, और 3 दिन बाद बीजेपी उनको अपने गोद में बिठा लेती है और डिप्टी सीएम बना देती है। तो क्या वो भ्रष्टाचार और वॉशिंग मशीन में धुल के निकल गया क्या? वो भ्रष्टाचार नहीं चला। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है, नहीं, ये तमाम बातें आपको सत्ता की तमाम बातें आपके द्वारा भी केजरीवाल को लेकर कही जाती है। आपका पटना की मीटिंग में आपके साथ बैठे ही नजर आते हैं, आपके साथ बैठे ही नजर आते हैं। ठीक है, ये राजनीतिक दलों के अंदर कितनी अब शुचिता है वो सबको पता है। ठीक है, सबको पता है। पीयूष जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है पीयूष जी मैं आपके पास आऊंगा। पूर्वांचल में आपका प्रभुत्व है, 26 सीटों का आपने दावा किया है। जिस तरीके से आपके साथ आने को लेकर एक अलग सा
अविश्वास पैदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आपको नाना प्रकार के शब्दों से बुलाते हैं, अलग अलग जो शब्द प्रयोग भी नहीं किए जा सकते हैं। कैसे एकदम से दूरियां ये बढ़ गई, आप अलग हो गए उनके साथ, आप चुनाव लड़े और उसके बाद अलग हो गए। वो कहते हैं कि अगर उनके साथ गठबंधन ना होता तो खुद ओपी राजभर भी विधायक नहीं होते। शुभम जी देखिए, एक कहावत है बनारस में, घर के देव ललाएं और बाहरी देव पूजे जाए। तो इनका पीडीए जो बना है, जिसको समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, वोट किसके पास है उत्तर प्रदेश में? ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। तो ये जा रहे हैं स्टैलिन के पास, केसीआर के पास। वोट किसके पास है उत्तर प्रदेश में? बहन कुमारी मायावती जी के पास है। तो ये जा रहे हैं ममता बनर्जी के पास, नीतीश कुमार के पास। तो जिसके पास वोट है पश्चिम में ओपी राजभर क्या करेंगे जी? पश्चिम में ओपी राजभर क्या करेंगे? रही बात पश्चिम की, उस पे भी देख लीजिए। जिन जिन जगहों पर लोकसभा में 2019 की बात कर रहा हूँ, जिन जिन जगहों पर हमारी सीट हमारी 2019 में हमने अपने इंडिपेंडेंट अपने बैनर तले चुनाव लड़े, वहाँ का रिजल्ट उठाइएगा, देख लीजिएगा। तो ये भी कहना जायज नहीं होगा कि अगर हम लोग अपने बैनर तले ही आ जाते हैं तो यह उक्ति भी सही बैठेगी कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। तो पूर्वांचल का 28 सीटों का प्रभाव सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी। अच्छा, क्या इंतजार कर रहे हैं आप? अच्छे ऑफर का इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए, या फिर कुछ और? आपका चूंकि कुछ तटस्थ नजर नहीं आते हैं। जितनी बार मैं ओपी राजभर को सुनता हूं, हमारा कोई सहयोगी उनसे बात करने के लिए जाता है, अलग अलग बात निकलकर सामने आती है। कभी कुछ और बात करते हैं विपक्ष को एक साथ आने के लिए, कभी भारतीय जनता पार्टी को सलाह देते नजर आएंगे, कभी कहेंगे कि इतनी सीटें हमको चाहिए। शुभम जी देखिए, यहाँ पे सीटों की बात नहीं, यहाँ पे हक मुद्दे अधिकार की बात है, जिसकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहे हैं। जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना, 27% आरक्षण का वर्गीकरण कराना। लेकिन ठीक है, पिछड़ों के रहनुमा, पिछड़ों के आप नेतृत्व कर्ता बन रहे हैं, लेकिन पीडीए गठबंधन तो उधर है। पीडीए गठबंधन की मैंने बात तो बताई। पीडीए गठबंधन को हम लोगों का साथी नहीं चाहिए, बहन कुमारी मायावती जी का साथी नहीं चाहिए। मैंने उस पर आपको 1-2 लाइन की कहावत भी सुनाई। तो ये खाली पीडीए का दिवा स्वप्न है जो कि पिछले तो आपका साथ, आप चूंकि विधानसभा में उनके साथ रहने के बाद वापस चले गए ना, इसलिए वो आपको क्यों साथ जोड़े भाई? आप मलाई खाकर निकल जाए। हम कहाँ वापस गए? इन्होंने तो एक बकायदा तलाकनामा भेजा था कि आप दूर हो जाइए। हमको भी भेजा था, शिवपाल जी को भी भेजा था। शिवपाल जी की और कोई मजबूरी रही होगी कि फिर घूम फिर के वहीं चले गए हैं। और क्या क्या हो रहा उनके साथ कहने की बचा नहीं है। ठीक है भुवन जी, तलाकनामा कबूल कर लिया। अब तलाकनामा दिया था आपने, तलाक दिया था, और उसके बाद शिवपाल जी तो किसी मजबूरी में साथ आ गए, लेकिन इन्होंने तलाक स्वीकार कर लिया। पार्टी के बिना किसी की भी दिल्ली की रास्ता आसान नहीं होगी। शिवपाल जी का कितना सम्मान है, राष्ट्रीय महासचिव है, पार्टी के मेन फैसलों में उनकी राय मशवरे की गठबंधन किया, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ सुभाषपा वालों के बारे में। सर एक मिनट, पीयूष भाई जवाब तो ले लीजिए। पीयूष भाई जवाब धैर्य रखिए, आप कितने सीनियर आदमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके बारे में फैसला उन लोगों को लेना है जिनको इन्होंने कहा था चल सन्यासी मंदिर में। अब उन्होंने फैसला लेना, हमारे साथ जो हुआ तो उन्होंने बता ही दिया। अब चल सन्यासी मंदिर में बताई दिया। भरे मंच से लोगों ने देखा कि कितना सम्मान भतीजा करता अपने चाचा का। रही हमारी बात पूर्वांचल की बात, तो पूर्वांचल के 26 सीटों पर बिना ओम प्रकाश राजभर जी के बिना दिल्ली पहुंचना किसी को भी ठीक है नहीं होगा। समय सीमा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इकबाल अहमद कुछ कहना चाह रहे, जी बोलिए। मैं बीजेपी से सवाल और करना चाहता हूँ। हाँ। मणिपुर 2 महीने से जल रहा था और कोई ट्वीट नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, और प्रधानमंत्री जी विदेश टहल रहे हैं, पूरे देश भर में टहल रहे हैं, और युवा सम्राट राहुल गांधी जी को जाना पड़ा वहां पर, लोगों का दर्द सुनना पड़ा, अपने कंधे पे रख कर जो लोग महिलाएं रो रही थी वहां की। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं। राजेश जी जवाब दीजिए। देखिए, राहुल गांधी तो खुद ही जमानत पे हैं, खुद ही सजा याफ्ता मुजरिम है, तो क्या शांति करेंगे? जिन्होंने देश के कानून का खुद ही उल्लंघन किया हो, कानून अपराध किया हो, वो तो क्या वहां जाकर के करते? तो आग लगाने जाना चाह रहे थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व है नहीं, कहीं कोई नोटिस लेने की बहुत इसको आवश्यकता है नहीं। और फिर एक बार मैं कहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जनता को पूरा भरोसा है, पूरे देश की जनता को भरोसा है। पिछली बार से अधिक सीटें जीत करके केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अपनी मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी सेवा के दम पर और देश में कराए गए विकास कार्यों के दम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। एक एक घर में जाकर के जनता को समझा रहे हैं। हमारा बूथ का कार्यकर्ता, हमारा मंडल का कार्यकर्ता, हमारा जिले का कार्यकर्ता पूरे चुनावी मोड में आकर के काम कर रहा है। एक बार फिर इन सब लोगों को पराजित कर उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली के अंदर 80 के 80 एमपी भेजने का काम करेगी। लेकिन पूर्वांचल पर जिस तरीके से नजर है और एसबीएसपी का जो दावा है, ये कैसे आप सेट कर पाएंगे अपना समीकरण अगर वो आपके साथ आते हैं तो? निषाद पार्टी और सीटें मांगेगी आपसे, एसबीएसपी और ज्यादा मांग करेगी, आप दो अपना दल इसको दे रहे हैं। पूर्वांचल में अभी चुनाव हुआ। हाँ। पूर्वांचल में अभी आजमगढ़ में चुनाव हुआ था। आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का किला समझते थे, गढ़ समझते थे, उसको ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जहां तक सुभाषपा की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी विचारधारा से यदि वो सहमत हैं तो आएंगे और साथ मिलकर के आगे की राजनीतिक यात्रा शुरू की जाएगी। ठीक है, तो पीयूष मिश्रा, क्या राजनीतिक विचारधारा जो है वो एक साथ आएगी? देखिए, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी मांग है, भारतीय जनता पार्टी, अब चूंकि पीडीए ने बुलाया नहीं है तो विकल्प बचा भारतीय जनता पार्टी। अगर वो हमारी मांगों को, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है जिसमें आरक्षण का वर्गीकरण 7, 9 और 11 के अनुपात में डिवाइड करना है, जो कि 2001 से तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा बनाई गई थी, वो कमेटी आज भी वैसी की वैसी ही चल रही। इन सब जो मुद्दे हैं हमारे, एक समान शिक्षा की है, जातीय जनगणना की है, इन सब बातों को लेकर एक बात बनेगी और हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, भाजपा के भी साथ जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल ये है कि कौन किसके साथ जाएगा, किसके साथ सीटों पर बात बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से एसबीएसपी का कहना है कि किसी के साथ भी जा सकते हैं, बीजेपी अपना समीकरण तय कर रही है, 2 सीटें अपना दल के लिए, बाकी एक निषाद पार्टी और एसपी के लिए उन्होंने रिजर्व करके रखी है। अब जाएंगे साथ या नहीं जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।